नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में क्लास 9th संस्कृत के सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कराने वाले हैं एनुअल एग्जाम का। आपको पता है कि 24 मार्च के दिन आप लोगों का ना संस्कृत का पेपर होने वाला है और अभी हम इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कराने वाले हैं। 2 नंबर वाला का भी तैयारी कराएंगे, अनुच्छेद का भी तैयारी कराएंगे, अनुवाद का भी तैयारी कराएंगे, आवेदन पत्र का भी तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये एनुअल एग्जाम है और एनुअल एग्जाम की अगर आप तैयारी बेहतरीन ढंग से करके नहीं जाते हैं, बाय द वे परीक्षा अच्छा नहीं जाता है या फिर किसी कारण परीक्षा छूट जाता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि बोर्ड कभी भी कोई भी रूल लागू कर देता है, ये किसी को पता नहीं रहता। इसलिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखो। जो लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे ना, उनका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बाद में पछताने से बेहतर है कि आप वीडियो को अच्छे से देखो और सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रिविजन करो और याद करो और एक भी क्वेश्चन को अपने पेपर में छोड़ कर मत आना। सभी क्वेश्चन को गलत सही जरूर आप लोग भर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। आज बिहार दिवस है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बिहार दिवस जरूर लिखिएगा। अगर आप एक बिहारी हैं, बिहारी होने पर गर्व महसूस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हैप्पी बिहार दिवस जरूर लिखिएगा। मैंने भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पिन कर दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ये हमारा मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। इस नंबर से मैं व्हाट्सअप चलाता हूं, आप हमारे व्हाट्सअप पर एक बार मैसेज कर दीजिए, सर हमको भी आपके व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है और आपके साथ क्लास करना है। बस एक बार मैसेज कर दीजिए, इस पर मैसेज कर दीजिए जल्दी से। मैं आपको ग्रुप और स्टडी प्लस ऐप का लिंक भेज देता हूं, उसी से हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, हो सकेगा तो इसका PDF भी आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा। आइए हम आपको सबसे पहले 2 नंबर वाला प्रश्न बताते हैं। ये हमारा 2 नंबर वाला प्रश्न, यहाँ पर 2 देना मैं भूल गया। 2 नंबर वाला प्रश्न है, 2 नंबर वाला प्रश्न। ठीक है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन 16 को पूछा जाएगा आप लोगों से, जिसमें से 8 को का उत्तर देना होगा। ये आपका फाइनल एग्जाम की तरह एग्जाम हो रहा है ना। जैसे 10th का फाइनल एग्जाम होता है वैसे ही 9th का भी फाइनल एग्जाम, वही आपका यहाँ पर पैटर्न है। 16 को पूछेगा जिसमें से 8 को का उत्तर देना होगा। तो आइए हम आपको बताते हैं। पहला नंबर आपका क्वेश्चन है कि वेद का परिचय दे। वेद क्या है, तो हम लिखेंगे वेद हिंदू धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं जिन्हें अपो से यानी कि दैवी ज्ञान माना जाता है। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 प्रकार के वेद होते हैं। इसमें मंत्र, स्रोत, यज्ञ विधि, आचार और ज्ञान से जुड़े विषय समाहित है। ये आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है साधु और असाधु में अंतर आपको स्पष्ट करना, मतलब कि साधु और असाधु में अंतर आपको लिखना है। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे साधु वह होता है जो सत्य, अहिंसा, संयम और परोपकार के मार्ग पर चलता है, जबकि असाधु दुर्गुणों से युक्त अधर्म और स्वार्थ की प्रवृत्ति रखने वाला होता है, उसी को हम लोग असाधु कहते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग लिख के आइएगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में ग्रामीण जीवन कैसा था। हम लोग उत्तर लिखेंगे प्राचीन काल में ग्रामीण जीवन सरल, स्वावलंबी और कृषि पर आधारित था। लोग संयुक्त परिवार में रहते थे। हस्तशिल्प, पशुपालन और खेती उनके मुख्य व्यवसाय थे। उसके बाद से लिखेंगे और समाज में पारस्परिक सहयोग की भावना थी। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग लिख दीजिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, आप सभी लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, किशोरावस्था किसे कहते हैं। तो बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं, जो लगभग 12 से 19 वर्ष की आयु तक होती है। और 12 से 19 वर्ष के बीच में ही ना लड़का सब कांड करता है। मतलब कि जो भी बदमाशी जैसा नहीं होता है, गांव में बहुत बदमाशी करना, बूढ़े लोगों को तंग करना, देख कर जलाना, मतलब कि ना बाइक स्पीड में चलाना, है ना, मतलब कि नहीं होता है। जितना कांड करना होता है वो सब हम लोग किशोरावस्था यानी कि 12 से 19 के बीच में ही करते हैं। लेकिन आजकल हमारे गाँव का बहुत कम उम्र में सब बदमाशी करता है। ठीक है, बट कोई बात नहीं है, अगर हम थोड़ा शरारती छोटे में नहीं करेंगे तो बूढ़ हो जाने पर थोड़ी ना करेंगे जी। ठीक है, एक तरफ से ये भी बात सही है। तो देखिएगा इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और भावात्मक विकास तीव्र गति से होता है, इसलिए हाँ बहुत तेज दिमाग चलता है, इसलिए ना कोई किसी के आगे टिकने नहीं देता है। अब देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि वृक्ष परोपकारी होते हैं कैसे। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मज़ा आएगा इस क्वेश्चन का आंसर लिखने में। तो वृक्ष निस्वार्थ भाव से हमें छाया, फल फूल, लकड़ी, प्राणवायु, ऑक्सीजन आदि प्रदान करते। वे भूमि का क्षरण रोकते हैं, जलवायु को संतुलन रखते हैं और जीव जंतुओं को आश्रय देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फितरा कब और किसे दिया जाता है।
फितरा कब और किससे दिया जाता है? तो हम लोग उत्तर लिखेंगे, फितरा इस्लाम में रमज़ान के महीने में ईद से पहले ज़रूरतमंदों को दिया जाने वाला अनिवार्य दान है, जिसे सक्षम मुस्लिम व्यक्ति गरीबों और ज़रूरतमंदों को देता है। तो बहुत अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा। उसके बाद अगला है, वैशाली के प्रमुख संत कौन कौन हैं? तो हम आंसर में लिखेंगे, प्राचीन वैशाली में विभिन्न गणराज्य और संत सक्रिय थे। इनमें लिच्छवी संत प्रमुख था, जो गणराज्य प्रणाली के अंतर्गत शासित था। अन्य संतों में वज्जी संत और मल्ल संत भी महत्वपूर्ण थे। ये आप लोग आंसर लिख दीजिएगा। उसके बाद अगला है हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की मूर्ति कला का परिचय दे। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे कि बिहार की मूर्ति कला अत्यंत समृद्ध रही है। यहाँ गुप्त, मौर्य और पाल काल की उत्कृष्ट मूर्तियाँ पाई जाती हैं। बोध गया, नालंदा, पाटलिपुत्र और वैशाली की मूर्तियाँ बौद्ध, जैन और हिंदू कला की अद्भुत मिसाल है, जो बारीक नक्काशी, भाव, भंगिमा और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए हम आपको अगला क्वेश्चन बताने वाले हैं, संस्कृत में अनुवाद करना आपको बताने वाले हैं। जैसे संस्कृत में अनुवाद करना आएगा, देखिए संस्कृत में अनुवाद करना 12 को क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 6 को का उत्तर देना होगा। मेरे को सब पता है एग्जाम पैटर्न क्या है, हमको सब पता है पूरा ना, मतलब एक तरफ से बताते बताते पूरा याद हो गया मेरे को, है ना। तो अनुवाद 12 को पूछा जाएगा, 6 को लिखना है आप लोगों को। पहला नंबर क्वेश्चन है, तुम घर जाओगे, तुम गोल घर देखोगे, ये क्वेश्चन है। तो इसका संस्कृत में अनुवाद कैसे होगा? त्वम गोल घरम द्रक्ष्यसि, यानी कि तुम गोल घर देखोगे, त्वम गोल घरम द्रक्ष्यसि हो जाएगा, है ना, द्रक्ष्यसि। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? त्वम गोल घरम द्रक्ष्यसि। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि संस्कृत देवभाषा है, तो संस्कृतम देवभाषा अस्ति। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है, परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती, तो परिश्रम बिना सफलता न लभ्यते। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन, सोहन बाघ से डरता है, मोहन बाघ से डरता है, रोहन बाघ से डरता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सोहन बाघ से डरता है, सोना व्याघ्रात बिभेति। 5 नंबर है, रमेश पढ़कर खेलेगा, रमेश पढ़ाई करेगा फिर खेलेगा। तो रमेशा पठित्वा क्रीडिष्यति, है ना, क्रीडिष्यति मतलब कि पहले पढ़ेगा फिर खेलेगा फ्री फायर। हाँ ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि पटना बिहार की राजधानी है, तो पटना बिहार से राजधानी अस्ति। 7 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में रवि छात्रों में श्रेष्ठ है, मतलब कि एक कक्षा में जो रवि है ना वो छात्रों में श्रेष्ठ है, तो लिखेंगे कक्षाम रवि छात्रेषु श्रेष्ठ अस्ति। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन लिखेंगे, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो विद्यालय से और उभयतः वृक्षा सन्ति। मैं नवम वर्ग का छात्र हूँ, तो हम नवम कक्षायाम छात्र अस्मि, ये आपका हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, देखिए बाबू हम आपको अब अनुच्छेद बताने वाले हैं। अनुच्छेद, अनुवाद तो मैंने बता दिया, अब आपको अनुच्छेद बताने वाले हैं। देखिए बाबू, अनुच्छेद आपसे 5 को पूछा जाएगा, 5 को में से एक का उत्तर देना होगा, और वो भी 7 लाइन में। तो अनुच्छेद बहुत बढ़िया से लिख कर अपनी भाषा में लेकर आए हैं। जब वो किताबी भाषा याद करोगे तो कभी ज़िंदगी में नहीं याद हो पाएगा। जो मैं बता रहा हूँ उसे याद करो, आपके एग्जाम में लड़ेगा। ठीक है, तो गंगा नदी पर हम आपको अनुच्छेद बताएंगे। ठीक है, तो पहले गंगा नदी पर अनुच्छेद आप लोग पढ़ लीजिए 7 लाइन में। भारतवर्षस्य नदीसु गंगा नदी श्रेष्ठा वर्तते, गंगा नदी हिमालयात् प्रभवति, बंगोपसागरे पतति। अब लिखेंगे पकाले भगीरथेन इयं नदी घोरतपसा स्वर्गतात् पृथिव्याम अनीता, गंगा नदी पुयोदकेषु स्नानं कल्मषाप मन्यते, अनेन स्नाने चेतन निर्मलम भवति, है ना। अब उसके बाद से आगे देखेंगे, ऐसा कृषि क्षेत्राम सेचन कार्य संपदायति, अस्या तटयो अनेकानि तीर्थ स्नानी संति। ये हमारा गंगा नदी पर अनुच्छेद हो गया। अब हम आपको व्याम पर अनुच्छेद बताने वाले हैं, ये भी 7 लाइन में, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में ये भी है। तो मानव जीवनम व्यायाम अति महत्वपूर्ण अस्ति, यानी कि जो व्यायाम मतलब होता है एक्सरसाइज, तो जो एक्सरसाइज होता है वो मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मानव जीवने व्यायाम
अति महत्वपूर्ण भवति। स्वस्थे देहे एवं स्वस्थ मनः वसति। अनेन शरीरस्य सर्वेषु भागेषु रक्त संचारो जायते, रोगाश्र नश्यन्ति। शरीर पुष्ट आत्मशुद्धिः अस्य लाभः परिलक्ष्यति। स्वस्थ शरीरे स्वस्थ मनः संचरिते। विद्या बुद्धि बलाः व्यामरेण लभ्यन्ते। व्यामस्य मूल युग अस्ति, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद से हम आपको अनुच्छेद बताने वाले हैं। ये 10वीं के फाइनल एग्जाम में खूब पूछा जाता है। 10वीं के फाइनल एग्जाम में खूब पूछा जाता है। अस्माकं विद्यालय या मम विद्यालय, दोनों का मतलब सेम होता है। तो हम लिखेंगे अस्माकं विद्यालयस्य या नाम विद्यालय अस्ति। मम विद्यालय एक आदर्श विद्यालय अस्ति। मम विद्यालय 20 अध्यापका सन्ति, है ना। मेरे विद्यालय में 20 अध्यापक है। विद्यालय एकम पुस्तकालय अस्ति, हमारे विद्यालय में एक पुस्तकालय है। विद्यालय सर्वे अध्यापका छात्र च अनुशासन प्रिय सन्ति। विद्यालय से परितः वृक्षाणि सन्ति। मह्यम मम विद्यालय अतीव रोचते, मतलब कि मुझे मेरा विद्यालय बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, चलिए अब हम आपको अगला बताने वाले हैं परोपकार पर अनुच्छेद, है ना। परोपकार पर अनुच्छेद देख लीजिए। परेशान कृत उपकार परोपकार इति कथ्यते। परोपकार पुण्याम पपयाम परिपीडनम इति सत्यम हित भवनयाम परोपकार भवति। अपरेषु देव इव दृश्यन्ति। परेषां हित शोचनीयम अस्माकं कर्तव्यम भवेत्। अन्येषु उन्नति दृष्ट्वाम आत्मोन्नति यः चिन्तयन्ति स परोपकारी इति कथ्यते। भवान् कार्यसाधकः भवतु न कार्यबाधकः, ये कार्यबाधक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा संस्कृत में अनुच्छेद हो गया। अब हम आपको बताने वाले हैं आवेदन पत्र। संस्कृत में आवेदन पत्र देखिए, 5 दिनों के अवकाश हेतु विद्यालय प्रधान को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखे। देखिए बाबू, 5 दिन का अवकाश कहे, 2 दिन का अवकाश कहे, 1 दिन, 4 दिन, कितने दिन का भी अवकाश कहे। अवकाश का मतलब होता है छुट्टी। तो कभी कभी शब्द छुट्टी लिख देता है, तो कभी कभी शब्द अवकाश लिख देता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अवकाश का मतलब होता है छुट्टी। तो छुट्टी से संबंधित कुछ भी पूछेगा, यही पूरा रट देना और यही लिख देना आप लोग रट के। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, हमने लिखा है श्रीमान प्रधानाचार्य, और हमने अपने स्कूल का नाम लिखा है। जैसे कि मेरा घर सीवान जिला है, तो हमने अपने स्कूल का नाम लिखा RBD हाई स्कूल सीवान। विषय में लिखा अवकाश हेतु आवेदन पत्र, यानी कि छुट्टी हेतु आवेदन पत्र मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे श्रीमान अहम रंजनम नवम कक्षायाम छात्र अस्ति, यानी कि मैं रंजन 9वीं क्लास का छात्र हूँ। मतलब कि मेरा नाम रंजन है। तो आप लोग अपने नाम लिख देना। देखो बना कर लिखोगे ना तो बहुत मजा आएगा। जैसे कि हमने बना कर ये वाक्य लिखा, अहम रंजनम 9वीं कक्षाया छात्र अस्मि। अधम मम गृहे किंचित् आवश्यकं कार्यम् अस्ति। अतः मुझे 12/3/2025 तः 25/3/2025 पर्यटनम 5 दिनम, अरे यार मैंने डेट में गलती लिख दिया। 5 दिनों की छुट्टी, यहाँ पर 20 लिख दीजिएगा, है ना। 5 दिन की छुट्टी है, 20 से 25 दिन, 5 दिन की आपको अवकाश इच्छामी आपको छुट्टी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर 20 लिख दीजिएगा, हमने डेट व गलती लिख दिया। अब यहाँ पर लिखिएगा अतः विनयपूर्वकम निवेदनम यत महोदय कृपा मम निवेदनम स्वीकृत्य मम अवकाशम ददातु। धन्यवाद भवदीय रंजनम 9वीं कक्षाम डेट 21/3/2025। ओके, उसके बाद हम आगे लिखेंगे अध्ययनम की प्रगति के विषय में अपने पिता को एक संस्कृत में पत्र लिखे। पूज्य पितरम प्रति पत्रम श्रीमान पिता, मतलब कि पिता, श्रीमान पिता। अब यहाँ लिखेंगे सस्नेहम नम अहम कुशलम अस्ति भवता कुशलम समाचारम ज्ञातुम इच्छामि। अद्यतनं काले मम अध्ययनम रुचारूपेण प्रवर्तते। मम विद्यालये सर्वे शिक्षिका मा पाठे सहायं कुर्वन्ति। मया सम्यक् अध्ययनं क्रियते। अस्मिन् मासे मम परीक्षा अस्ति, अतः अहम् अधिकम् अध्ययनं करोमि। ओके, फिर नीचे लिखेंगे भवतः आशीर्वादं सदा मम उपरि अस्ति। माता अम्बाय मम प्रणामं निवेदय।
उसके बाद से लिखेंगे भवदीय रंजनम नवाम कक्षाम और डेट लिख दीजिएगा। बस आपका हो गया, ये आपका आवेदन पत्र हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग लिख दीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन छोड़ कर मत आना मेरे भाई। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो थोड़ा बहुत गलत भी लिख दो, गलत सही, लेकिन लिख कर ज़रूर आना। और आप लोगों से गद्यांश पूछा जाएगा 13 नंबर का, और 13 नंबर का गद्यांश खुद से अपने मन से ही लिखना होता है। कुछ गद्यांश दिया जाएगा, उसको पढ़कर उसका आंसर देना होता है, तो उसी में से खोज कर लिखना होता है। तो देख लीजिए पूरा सिलेबस सब्जेक्टिव को बता देते हैं। 13 नंबर का गद्यांश और 6 नंबर का अनुवाद, 7 नंबर का अनुच्छेद, 16 नंबर का 2 नंबर वाला प्रश्न और 8 नंबर का आवेदन पत्र। कितना हो गया जोड़ लीजिए तो ये 13 दूनी 26 और 26 16 कितना हो जाएगा, 26 में 16 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, और 42 में 8 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। टोटल 50 मार्क्स का आपका देख लो क्वेश्चन हो गया। 50 मार्क्स का मतलब कि तैयारी हो गया। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग लिख कर आइएगा हर हालत में। ओके।